हेलो माय डियर बेटा, आज हम करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पास आता है उत्पादन फलन वाले चैप्टर से। तो ये उत्पादन फलन चैप्टर की क्लास नंबर 5 और ये आज की लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम क्या समझेंगे? साधनों के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में भैया क्या अंतर होता है। साधनों के प्रतिफल हमने क्लास में समझा था, पैमाने के प्रतिफल हमने दूसरी क्लास में समझा था। अब इन दोनों के अंदर क्या अंतर है बेटा, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर्स और रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, और रिटर्न टू फैक्टर दूसरा नाम क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अब इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें, साधनों के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, इनमें क्या अंतर है? कंफ्यूजन रहती है सर में अंतर क्या है। दोनों वैसे तो एक जैसी चीजें हैं, दोनों में हम लोग जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि उत्पादन कैसे कैसे बढ़ता है। लेकिन जो ये साधनों के प्रतिफल थी यानी कि रिटर्न टू फैक्टर है, ये नॉर्मली अल्पकाल में लागू होती है। अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म में लागू होती है। शॉर्ट टर्म में क्यों? क्योंकि हमें पता है साधनों के प्रतिफल में क्या होता था बेटा, हम सभी साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन को बदलते थे। मतलब मशीन सेम रहेगी, बिल्डिंग सेम रहेगी, बस मजदूरों को बदलते रहो, और मजदूर तो अल्पकाल में छोटे समय में बदले जा सकते हैं। तो साधनों का प्रतिफल कब लागू होती है बेटा? अल्पकाल में लागू होती है। मेरे साथ साथ बोलो, साधनों के प्रतिफल की जो नियम है वो अल्पकाल में लागू होता है ना। रिटर्न टू फैक्टर्स कब लागू होता है बेटा? शॉर्ट टाइम पीरियड में लागू होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें स्थिर साधन को नहीं बदलना है, मशीन इक्विपमेंट नहीं बदलने हैं। जबकि जो पैमाने के प्रतिफल है, रिटर्न टू स्केल है, यहां पर क्या होता है, अपना पूरा स्केल हम चेंज करते हैं, पूरा स्तर बदल देते हैं। तो सीधी सी बात, इसमें क्या होता है, मशीन भी बदलनी है, बिल्डिंग भी बदलनी है, इक्विपमेंट भी बदलने हैं, लेबर भी बदलनी है, सारे साधनों को बदलना है। और अगर हमें सारे साधनों को बदलना है तो उसके लिए बड़े समय की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं दीर्घकाल। क्योंकि दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब सारे फैक्टर्स को ही बदला जा सकता है। तो पहली चीज हुई, साधनों का प्रतिफल शॉर्ट टर्म में लागू होता है, पैमाने का प्रतिफल लॉन्ग टर्म में लागू होता है। दूसरा, इसमें सभी साधनों को स्थिर रखकर केवल क्या हो गया भाई, ये केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है। जबकि इसमें सभी साधनों में एक समान अनुपात में सभी साधनों को 10% बढ़ा देंगे या 20% बढ़ा देंगे। तो साधनों के प्रतिफल में सिर्फ क्या होता है, एक साधन को बदलते हैं, बाकी को स्थिर रखते हैं। पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों को बदल दिया जाता है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा, इसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं भैया, इसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन साधनों के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं क्या थी? पहली अवस्था बढ़ते हुए प्रतिफल, यानी कि उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। दूसरे, घटते हुए प्रतिफल, ये प्रतिफल लिखा है बेटा, घटते हुए प्रतिफल, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग रेट बढ़ती हुई दर से, फिर डिक्रीजिंग रेट बढ़ेगा लेकिन घटती हुई दर से, और तीसरी अवस्था में उत्पादन बढ़ने की बजाय डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रेट नहीं, उत्पादन ही घटने लगेगा, बढ़ने की बजाय घटने लगेगा। अब एक ही मशीन है, उस पर अगर लेबर बढ़ाते रहोगे, पहले उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और फिर उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। इसकी तीसरी अवस्था नेगेटिव रिटर्न कहलाती है बेटा, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था होती है ये, नेगेटिव रिटर्न। इसमें क्या होता है, पहले उत्पादन बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं। बढ़ते हुए का मतलब जितना % आपने इनपुट लगाया होगा, आउटपुट उससे ज्यादा % में मिलेगा, बढ़ते हुए प्रतिफल। दूसरी अवस्था स्थिर प्रतिफल, जितना आपने इनपुट लगाया है उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि स्थिर, सेम % में दोनों चीजें होंगी। और तीसरी, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसमें क्या होगा, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होगा, जितना % आपने इनपुट चेंज किया है, आउटपुट उससे थोड़ा सा कम चेंज होगा। सिंपल होगी तीनों अवस्थाएं। तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटने लगता है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन घटने लगता है बेटा, किसमें? रिटर्न टू फैक्टर्स में। यानी कि साधनों के प्रतिफल में एक ऐसी अवस्था भी आएगी कि कुल उत्पादन घटने ही लगेगा,
एक ही मशीन पर बार बार लेबर लगा रहे हो, बार बार लेबर लगा रहे हो, और उत्पादन घटने पर आ जाएगा। जबकि इस वाली अवस्था में यानी कि रिटर्न टू स्केल में ऐसा कभी नहीं होगा कि उत्पादन घट जाए। इतना जरूर होगा जितना परसेंट इनपुट लगाया था आउटपुट उससे थोड़ा सा कम हो, यानी कि इनपुट से थोड़ा सा कम आउटपुट बढ़ सकता है, लेकिन आउटपुट कभी घटेगा नहीं, उत्पादन कभी घटेगा नहीं। इसमें किसी भी अवस्था में कुल उत्पादन घटता नहीं है, केवल घटती दर से बढ़ता है। दर घट सकती है लेकिन उत्पादन कभी घटेगा नहीं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर, या साधनों के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर। चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छोटी सी क्लास थी, छोटा सा टॉपिक था, यहीं पर ये समाप्त हो जाता है।